Hello everyone, this is my lecture number 5 on law of evidence, and in this lecture I will teach you about the object of evidence act. The object of evidence act to help the court to reach the truth. किसी भी कोर्ट की हेल्प करना किसी सच तक पहुंचने के लिए, किसी भी कोर्ट की हेल्प करना किसी सच तक पहुंचने के लिए, ठीक है। एनी अवॉइड एनी कन्फ्यूजन इन माइंड्स ऑफ जज। फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट है, हमारे पास कोर्ट ए है जिसके पास कोई मुजरिम आता है 1 नंबर बी, ठीक है, और हमारे पास सी जो है वो विक्टिम है, ए जो है हमारे पास है क्रिमिनल एंड सी अक्यूज्ड है, बी हमारे पास अक्यूज है एंड सी हमारे पास विक्टिम है। मतलब ए ने कोई क्राइम किया है एंड सी जो जिनसे क्राइम हुआ है वो कहलाएगा विक्टिम, और जिसने क्राइम किया है वो कहलाएगा अक्यूज। अक्यूज क्यों कहते हैं हम? अक्यूज क्यों कहते हैं हम? अक्यूज इसलिए कहते हैं जब तक अंडर ट्रायल, या अंडर प्रोसीडिंग्स, अंडर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जब तक कोर्ट ये डिसाइड ना कर ले, जब तक एक बी को फाइंड्स गिल्टी, तब तक वो अक्यूज ही रहेगा, तब तक उन पर सिर्फ इल्ज़ाम ही है और अभी तक उन पर साबित नहीं हुआ, इसलिए हम इसे अक्यूज कहते हैं। और ये विक्टिम है जिनसे क्राइम जिनसे कोई नाजायज़ हुई है या वो क्राइम जिस पर हुआ है वो विक्टिम है, ठीक है। तो फिर हम अवॉइड एनी कन्फ्यूजन इन माइंड ऑफ जज। मिसाल तौर किसी भी जज के जहन के अंदर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही हो और वो क्रिएट दूर करने के लिए हमारे पास लॉ ऑफ एविडेंस है। फॉर एग्जांपल बी कहता है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया और सी भी कहता है कि ये जुर्म मुझसे हुआ है और ये जुर्म मुझसे किया है इन्होंने, ठीक है, ये इन्होंने मुझसे नाजायज़ की है, ये जुर्म हुआ है। वैसे बी कहता है नॉन एग्जिस्टेंस एंड सी जो कह रहा है वो कह रहा है एग्जिस्ट करते हैं ये चीज़। तो हमारे पास जज हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ पर कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास लॉ ऑफ एविडेंस का ऑब्जेक्ट, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस के अवॉइड द कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ जज, okay, and third one is fair to both parties, disallowing allegations without proof or without a basis in provable fact। किसी भी चीज़ का उनके पास कोई बेस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनको वो साबित कर सकें और वो उनको फिर भी वो कोर्ट में आकर उनकी एलिगेशंस वो लगाएं। फॉर एग्जांपल ए आता है कोर्ट के अंदर, बी पर इल्ज़ाम देता है कि मैंने बी को पैसे दिए, मैंने बी को पैसे दिए। अब कोर्ट कैसे मान ले कि ए ने बी को पैसे दिए हैं? तो फिर अगर इसने पैसे दिए हैं तो फिर वो प्रूव करें, द कन्फ्यूजन्स इन द माइंड ऑफ जस्टिस उनको अवॉइड करें। अगर पैसे नहीं दिए हैं तो बी को फ़ायदा पहुंचेगा किससे? लॉ ऑफ एविडेंस के ऑब्जेक्ट से। क्या? डिसअलोइंग एलिगेशन विदाउट अ बेसिस। किसी भी चीज़ का आपके पास बेस ही नहीं है, आप किसी भी इंसान पर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, ओके। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। एंड नाउ आई विल टीच यू अबाउट nature. What is the nature of law of evidence? हमारे पास दो
कानून है, हमारे पास एक इंडियन एविडेंस एक्ट एंड कानून शहादत। अब हमारे पास इन दोनों की नेचर क्या है? हमारे पास जो इंडियन एविडेंस या कानून शहादत जो है उनकी नेचर क्या है, ठीक है। तो हमारे पास इनकी नेचर है, एक तो इनकी नेचर ये हो गई, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टेड, एक नेचर तो हमारे पास ये आ गई कि दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। हमारे पास नॉट एग्जॉस्टिव का मकसद क्या है? नॉट कंप्लीट लॉ। नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट से क्या मुराद? नॉट कंप्लीट से यही मुराद कि हम किसी भी इंसान को एक एविडेंस की बुनियाद पर, सिर्फ एक एविडेंस की बुनियाद पर हम कोर्ट में लेकर आएँ, सिर्फ कानूनी शहादत या इंडियन एविडेंस के एक्ट के मुताबिक हम उनको किसी किस्म की पनिशमेंट नहीं दिला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास और भी इनको, हमारे पास जो लॉ ऑफ एविडेंस है उनको चलाने के लिए हमारे पास और भी कानून हैं जिनका एप्लीकेबल लाजमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास CPC और CRPC एंड ऑल स्पेशल एक्ट। So this is not exhaustive, means not a complete law, it does not include each and everything। हमारे पास not exhaustive की मीनिंग ये भी हम ले लें कि हम इसके अंदर सब कुछ नहीं दिया गया। सब कुछ से मुराद इनके अंदर सब कुछ नहीं दिया गया मीन्स, तो हम इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेचर नंबर 2। नेचर नंबर 2 जो हमारे पास है ये है, it is a हमारे पास जो इंडियन एविडेंस एक्ट या कानून शहादत है वो नॉट एग्जॉस्टिव है, नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर है और रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। हमारे पास रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर का मकसद क्या है? हमारे पास जो इंडियन एविडेंस एक्ट जो पास हुआ 1872 एंड कानून शहादत 1984। तो अब इनका एक हमारे पास होता है रिट्रोस्पेक्टिव एंड दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मीन्स जब कानून पास हुआ उस दिन के बाद अप्लाई होगा, उस दिन के बाद अप्लाई होगा। और हमारे पास रिट्रोस्पेक्टिव का मकसद है जो कानून पास हुआ है, जो कानून हमारे पास हुआ है उसके बाद भी अप्लाई होगा और उनसे पहले भी कोई मैटर पर अप्लाई होगा। तो ये हो गया हमारे पास रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है और इनकी कौन कौन सी नेचर्स हैं, और इनकी इसके अलावा इनकी नेचर है, इट इज़ द law of evidence is the lex fori। lex fori हमारे पास लेक्स फोरी नेचर का है लॉ ऑफ एविडेंस। अब लेक्स फोरी क्या होता है? हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के लॉ होते हैं। एक होता है लेक्स फोरी एंड एक दूसरा होता है लेक्स लोकाई। मीन्स लेक्स फोरी का मकसद क्या है? द कोर्ट्स इन विच एक्शन इज ब्रॉट, द कोर्ट इन विच एक्शन इज ब्रॉट
एंड लेक्स लोकाई का मकसद है द कोर्ट इन विच एक्शन इज डन, मीन्स किसी भी कोर्ट का अहाता जहाँ वो एक्शन किया गया हो। और लेक्स फोरी का मकसद है जहाँ जिस कोर्ट में आप लेकर आ रहे हो कोई भी फैक्ट या कोई भी केस आप किसी कोर्ट में लेकर आ रहे हो, वही कोर्ट हमारे पास लेक्स फोरी है। फॉर एग्जांपल, एक ए ने क्राइम किया, पाकिस्तान के अंदर, और उनको ट्रायल भी पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है, तो फिर मतलब जिस कोर्ट के अंदर, जिस कंट्री की कोर्ट के अंदर आप कोई फैक्ट या फिर किसी किस्म की कोई चीज़ आप लेकर आ रहे हैं, तो फिर वो लेक्स फोरी कहलाएगा। मीन्स द कंट्री इन विच एक्शन इज ब्रॉट, किसी भी कंट्री में क्राइम कहीं भी हुआ हो, दुनिया की किसी भी कंट्री में कोई क्राइम हुआ हो, मगर आप लेकर अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हैं, तो फिर आपका वो लॉ जो है लेक्स फोरी कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्राइम, आपका क्राइम, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक्ट जो है वो लेक्स लोकाई है। लेक्स लोकाई है तो उसका मकसद क्या है, हमारे पास हम सिटीज़न हैं इंडिया के या फिर हम पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान या इंडिया के हम सिटीज़न हैं, और हमारा कोई सिटीज़न अमेरिका जाकर कोई क्राइम करता है, अमेरिका जाकर क्राइम करता है, तो फिर अब उन पर हमारा एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। अगर हमारा एविडेंस एक्ट लेक्स लॉ की होगा, क्योंकि वो जुर्म उन्होंने अमेरिका में किया है। अब वही जुर्म उसने अमेरिका में किया है और उनका ट्रायल हमारे कंट्री में चल रहा है, तो फिर हम उसे कहेंगे दिस इज़ लेक्स फोरी इन नेचर, लेक्स फोरी इन नेचर। और उसके बाद मेन जो पॉइंट हमारे पास आ रही है, हमारे पास जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो एडजेक्टिव इन नेचर है, वो हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मकसद क्या है, हमारे पास जहाँ पर कुछ सब्सटेंटिव पार्ट आ जाए, सब्सटेंटिव एंड कुछ प्रोसीजरल, हमारे पास कोई भी ऐसा लॉ जिसके अंदर एक पार्टी के राइट्स भी बताए जाएं और उन राइट को हासिल करने के लिए या फिर किसी पार्टी की ड्यूटी बताई जाए, उन ड्यूटी को निभाने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर दिया जाए, ठीक है, वो प्रोसीजर किसी भी कानून में, तो फिर हम कहेंगे कि वो हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं और उनको नाफिज करने के लिए या उनका प्रोसीजर ये है। तो कुछ हमारे पास कानून सब्सटेंटिव है और कुछ हमारे पास कानून प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रिमिनल लॉ में कौन से सब्सटेंटिव है, हमारे पास आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, एंड पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड। अब हमारे पास इनका प्रोसीजर क्या है, सीआरपीसी, ठीक है। तो हमारे पास एडजेक्टिव जो है वो कुछ पार्ट उनका सब्सटेंटिव भी है और उनका प्रोसीजरल भी कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट नहीं, ज़्यादा परसेंट हमारा 5% हमारा सब्सटेंटिव एंड 95% प्रोसीजर हमारा है 95%, और हमारे पास सब्सटेंटिव पार्ट जो हमारा है वो है ओनली 5%। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास एडजेक्टिव लॉ है, तो फिर हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, जो चीज़ ज़्यादा है वो मीन्स प्रोसीजरल पार्ट हमारे पास इसके अंदर ज़्यादा है, तो फिर हम क्या कहेंगे, दिस लॉ इज़ बेसिकली प्रोसीजरल इन नेचर, दिस इज़ लॉ ऑफ प्रोसीजर। Okay dear friends, and this is the nature of the Indian Evidence Act. Indian Evidence Act nature,
लैक्स फॉरी, ठीक है, नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर एंड एविडेंस एक्ट इज प्रोसीजरल लॉ, not a substantive law. Basically, it is a procedural law because this is the adjective in nature. Adjective का मकसद है कुछ पार्ट सब्सटेंटिव हो और कुछ पार्ट जो है प्रोसीजरल हो। तो फिर हमारे पास कुछ पार्ट से क्या मुराद है, प्रोसीजरल हमारे पास ज़्यादा है और सब्सटेंटिव हमारे जो राइट्स हमारे एविडेंस में बताए गए वो थोड़े कम हैं। तो फिर हम बेसिकली ये जो हमारा लॉ कहलाएगा लॉ ऑफ प्रोसीजर। थैंक यू डियर।